चलिए, गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में हमने? कान्हा नेशनल पार्क पढ़े थे, है ना? उसी को आगे कंटिन्यू करना है ना। कल कैलेंडर आपने देखा होगा, एक कैलेंडर व्यापम में पीवी में अपडेट हुआ है। वन रक्षक की, उप निरीक्षक की, जेल में उप निरीक्षक की पोस्ट, मतलब डिप्टी जेलर की पोस्ट, है ना। और भी एग्जाम है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 की, है ना। तो एक, अब मैंने बताया था ना आपको, कल ही मैंने बोल रहा था सितंबर अक्टूबर या नवंबर से आपको एग्जाम देखने मिल जाएगी, और वही कैलेंडर में पूरा इशू किया है, पूरा लाइन से, जो आपने देखा होगा, है ना। तो बस लगे रहिए, ठीक है। तो हमारा पहला कान्हा नेशनल पार्क ही चल रहा था ना, तो मैंने कुछ पॉइंट उसके लिखवा दिया था, कुछ और बच गए थे ना। हाँ चलिए लिखिए। कान्हा नेशनल पार्क, है ना, कुछ हमारे पॉइंट बच गए थे इसके, वही देखना था मैं। और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, लिखिए। एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जहां पर हवाई पट्टी उपलब्ध है, लिखिए। एकमात्र एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान, ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जहां पर हवाई पट्टी उपलब्ध है, ठीक है। मतलब एरोड्रम, है ना, वो बन रहा है, ठीक है। कहां पे? ग्राम ग्वारा, कान्हा से 20 से 30 किलोमीटर, 700 एकड़ में इसका एयर सर्वे हुआ था, तब 700 एकड़ का लैंड है उस पहाड़ी में जहां पर एरोड्रम बन रहा है ये, ठीक है। समझ में आ रहा है? लिख लीजिए, हवाई पट्टी कहां पे उपलब्ध है? ग्राम ग्वारा, ग्राम ग्वारा मंडला में ही है, ठीक है। तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहां पर हवाई पट्टी उपलब्ध है, ठीक है। और कोई बताएगा कि मध्य प्रदेश में कितने एयरपोर्ट हैं? कितने एयरपोर्ट हैं? कितने एयरपोर्ट है बताइए? 5 है भाई। 4 तो प्रमुख नगर में हो गए, एक हो गए देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट, कहां पर है? इंदौर। राजा भोज कहां पर है? भोपाल। और एक है खजुराहो में, ठीक है। एक है कहां पे? ग्वालियर में। और एक और कहां पे है? डुमना एयरपोर्ट, जिनका नया नाम कर दिया गया है रानी दुर्गावती, कहां पर है वो? जबलपुर। तो 4 महानगर हो गए और एक खजुराहो जोड़ना है। बाकी जो अलग अलग जो बन रहा है वहां पे छोटी छोटी पट्टियां बनाई जा रही हैं, वो अलग होता है, मगर जो मेन एयरपोर्ट है, जो एरोड्रम है, वो कितने हैं मुख्यतः? 5 हैं। जिसमें एक एक कार्गो एयरपोर्ट भी डेवलप किया जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय कार्गो डेवलप एयरपोर्ट। वो क्या होता है कार्गो? कार्गो मतलब जहां से हम सामान उतार सकते हैं। तो एक अंतरराष्ट्रीय कार्गो एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा बन रहा है, भोपाल में बन रहा है, और एक अभी विकसित कर रहे हैं इंदौर में। और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बोले तो अभी सिर्फ इंदौर से फ्लाइट जो बाहर हमें ले जाती है, मतलब इंटरनेशनल लेवल, मतलब यहां से दूसरी कंट्री के लिए जहां से फ्लाइट चलती है, तो वो अगर पूछे तो वो अभी एक ही है। कहां से? इंदौर से। खजुराहो से भी चलती है, मगर वो दिल्ली के लिए मिलेगी आपको। ये दूसरी जगह भी आप जो एयरपोर्ट मिलेंगे वो हमारे स्टेट के लेवल से मिलेंगे, माने अंतरराज्यीय मिलेंगे। अंतरराष्ट्रीय लेवल का सिर्फ अभी एक ही एयरपोर्ट है, कौन सा? देवी अहिल्या एयरपोर्ट। समझ में आ रहा है? अब वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है। और अगर देश का पूछे तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहां पर है? ये दिल्ली में भी है। अभी रिपोर्ट भी आई थी, सबसे स्वच्छ और सबसे बड़ा और सबसे बिजेस्ट एयरपोर्ट अगर पूछेगा तो कौन सा बोलोगे? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। कहां पर है ये? दिल्ली में है, ठीक है। चलिए, तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहां पर हवाई पट्टी उपलब्ध है, मैंने बताया था कि एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहां पर, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहां पर महिला जो बैगा जनजाति की है, बैगा जनजाति की, जहां पर गाइड का काम करती है। किसका काम करती है? गाइड, है ना, गाइड का काम करती है। बहुत पहले देवानंद की एक मूवी आई थी गाइड, जिसकी शूटिंग हुई थी कहां पे? पचमढ़ी में, ठीक है, याद रखना। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहां पे महिला बैगा जनजाति गाइड का काम करती है, वो सब कहां हो रहा है? कान्हा में हो रहा है, ठीक है। 2017 में
भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ये, भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहां पर शुभांकर, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं मस्कट या मैस्कॉट कह लो, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान मस्कट जारी किया है भूर सिंह द बारासिंगा। और इसका डिजाइन करने वाला व्यक्ति है रोशन चक्रवर्ती। इस हिंदुस्तान के इतिहास में पहला राजा हुआ था जो चक्रवर्ती कहलाता था, वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि चक्रवर्ती मतलब चारों ओर उसकी भूमि थी, उसकी जमीन थी, कंधार से मकरान तक उसकी भूमि थी, ठीक है, जिसने सिकंदर को हराया था, सॉरी किसको, धनानंद को हराया था, ठीक है, धनानंद को हराया था। समझ में आ रहा है? वो था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चा से चा याद रख सकते हो आप। 321 में गद्दी पर बैठता है वो, है ना, उसका कोरोनेशन होता है कब? 321 बीसी में। और जिसने अपना जीवन त्याग दिया था चंद्रगिरी पर्वत में, श्रवण बेला कर्नाटक में पड़ती है, जहां पे गोमतेश्वर की मूर्ति है, ठीक है, 57 फीट की, वहां पे संलेखना विधि से उसने अपने जीवन को त्याग दिया था और आखिरी समय में उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था, है ना। भद्र बहु नाम के व्यक्ति थे, वो उनके जैन गुरु थे, ठीक है। समझ में आया किसने बनाया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहां पे शुभांकर जारी किया गया है, क्या नाम है? भूर सिंगा बारासिंगा, जिसका डिजाइन किया है किसने? रोशन चक्रवर्ती ने। समझ में आ रहा है? और बारासिंगा को मैंने बताया था कान्हा का गहना कहा जाता है, क्योंकि ब्रेडरी जनजाति का एकमात्र बारासिंगा कहां पाया जाता है? कान्हा में, ठीक है। और क्या बचा है हमारा? लैकोन्स एक संस्था है, लैकोन्स, ये तेलंगाना की एक संस्था है। इन्होंने 2019 की एक रिपोर्ट जारी करी है। 2019 की रिपोर्ट में बताया है कि कान्हा के जानवरों पे सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, जिससे वे तनाव महसूस कर रहे हैं। ठीक है, लैकॉन्स ये तेलंगाना की एक संस्था है। 2019 की एक रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, जिससे वो तनाव या स्ट्रेस सबसे ज्यादा कहां पाया? कान्हा के जानवरों पे पाया जा रहा है, ठीक है। और मैंने आपको कल ही बताया था कि एक बैगा व्यक्ति जिनका नाम है मंगलू, उनके नाम से यहाँ पे सड़क भी बनाई गई है ना। लपसी नामक एक शिकारी के नाम पे यहाँ पे स्मारक बनाया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रवण ताल यहाँ पे मिला हुआ है। 2 साल के टूक देखने मिले हैं, बताया, जिन्हें राजा रानी के नाम से जाना जाता था। हो गया, लिख लिए। एक और लिखिए, भूर सिंह प्ले स्कूल प्रस्तावित है यहाँ पे। भूर सिंह प्ले उद्यान प्रस्तावित है। और मैंने आप लोगों को बताया था इंटरप्रिटेशन योजना भी चल रही है यहां पे वर्ल्ड बैंक की सहायता से, बताया था ना। यहां पर जंगल गलियारा बनाया जा रहा है, जंगल गलियारा। और मैंने आपको बताया था कि कार्बन फ्लक्स टावर भी यहां पे स्थापित किया गया है, मगर दूसरा, ठीक है। बाघ कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है,
ठीक है, जंगल गलियारा जो बनाया जा रहा है ना, ये कान्हा से बांधवगढ़ नेशनल पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, यहां पे अभी नाइट सफारी भी शुरू की गई है। नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। मतलब नाइट सफारी मतलब अब रात में भी लोग जंगल के पर्यटन या जानवरों को देख सकते हैं। ऐसा 3 राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है, एक है कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच, और एकमात्र करंट से बता रहा हूं आपको, एकमात्र वन अभ्यारण्य है जिसका नाम है, जो सबसे छोटा अभ्यारण्य है जिसका नाम है राला मंडल, वहां पे भी नाइट सफारी चालू की गई है। यहीं पे लिख लीजिए, एकमात्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राला मंडल। ये कहां पर है? इंदौर में है। और सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहां का? मध्य प्रदेश का। और यहां पे भी क्या शुरू की गई है? नाइट सफारी। समझ में आ रहा है? 10 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर तक यहां पे कोदो कुटकी त्योहार मनाया गया था। 10 अक्टूबर 17 अक्टूबर तक 2021 कोदो कुटकी त्योहार मनाया गया था। जहां पर मंडला थाली प्रसिद्ध थी। और आपको पता होगा कि 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक हम वन्य जीव सप्ताह भी मनाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट है ये। हाथी उत्सव भी मनाया जा चुका है यहां पे। वैसे वो बांधवगढ़ में ही मनाया है, मगर यहां पे भी मनाया जा चुका है ना हाथी महोत्सव भी देखने मिला है। वैसे मुक्ता हाथी महोत्सव में बांधवगढ़ में ही देखने मिला है। तो ये इतनी चीज थी हमारे यहां से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है, समझ में आया? लिख लीजिए इसको। हो गया? चलिए एक बार इसको देख लीजिए। और क्या देखे हमने कि एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहां पे हवाई पट्टी उपलब्ध है। कहां पे? ग्राम ग्वारा में। ठीक है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहां पे महिला बैगा जनजाति यहाँ पे गाइड का काम करती हैं। समझ में आ रहा है? और 2017 में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है भारत का जहां पे मस्कट जारी किया गया था। कौन सा? भूरसिंगा बारासिंगा। और जिसकी डिजाइन बनाई थी किसने? रोशन चक्रवर्ती ने। और लेकॉन्स करके तेलंगाना की एक संस्था है जिन्होंने बताया कि यहाँ पे क्या पाया जाता है? मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, जिससे वहां के जो बाघ है वो तनाव महसूस कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद हमने बताया कि भूर सिंह प्ले उद्यान भी प्रस्तावित है। यहाँ पे जंगल गलियारा बनाया जा रहा है कान्हा से बांधवगढ़ तक, और बाघ कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। नाइट सफारी की भी शुरुआत हुई है 3 जगह में, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, और एक राला मंडल नाम के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन जीव अभ्यारण्य है, वहां पर भी नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। ठीक है, और 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक यहाँ पे एक कोदो कुटकी त्योहार मनाया गया है। और लिख लीजिए, मुन्ना नाम के T17 मुन्ना नाम का जो बाघ है वो कहां का प्रसिद्ध है? कान्हा का। लिख लीजिए, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, T17 मुन्ना। और यहां से सतकोसिया राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, और एक और कहां से? नौरादही राष्ट्रीय उद्यान को
पुनर्वास भी किया गया है। क्या पुनर्वास किया गया है? बाघों को वहां पे भेजा भी गया है। लिख लीजिए, एक लाइन में लिख लीजिए, यहां से सतकोशिया राष्ट्रीय उद्यान और नोरादेही वन अभ्यारण्य जो सागर में है, जो हमारा सबसे बड़ा वन अभ्यारण्य है, वहां पे किसको भेजा गया है? किसको भेजा गया है बताइए? बाघों को भेजा गया है वहां पे 2018 में। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि अगर इनको पलायन करते हैं, इनको माइग्रेट करते हैं, तो वी शेप एक यूज करते हैं। बताया था ना एक दिन कैसे करते हैं? वो वी शेप की टेक्निक से क्या यूज करके इन लोग को एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं, पलायन कराया जाता है। ठीक है, चलिए, ये था हमारा कान्हा। पूरा क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आगे देखिए। हमारे कोड में क्या था? कान्हा, माधव, मैं बंदा, मतलब अब पढ़ना है माधव नेशनल पार्क। लिखिए अगला नेशनल पार्क माधव। क्लियर हुआ पूरा कान्हा? माधव नेशनल पार्क। माधव किसका पर्यायवाची? कोई बताएगा किसका सिनोनिम्स है? किसको बोला जाता है माधव? कृष्ण भगवान को। माधव नेशनल पार्क, पहले तो ये बताइए मुझे कौन से जिले में है? माधव नेशनल पार्क कहां पर है? शिवपुरी में है जी। अच्छा, ठीक है, माधव नेशनल पार्क कहां पर है? शिवपुरी। तो पहले लिखिए, सबसे पहले इसका यह है, यह शिवपुरी में स्थित है। ठीक है, 1958 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। हाँ, रेड में समझ में नहीं आ रहा? अब ठीक है, लिखिए ये सबसे पहले 1958 में। अब ठीक है ना? ठीक है, अब आ रहा है समझ में? 1958 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। ठीक है, यह उद्यान शिवपुरी संभाग, कौन सा पड़ता है ये बताइए? ग्वालियर में। शिवपुरी जिले में स्थित है। ठीक है, स्वतंत्रता के पूर्व, बिफोर द इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पूर्व यह सिंधिया वंश की ग्रीष्म कालीन राजधानी रह चुका है। राजधानी थी ना, और ये उनका शिकार खेलने का प्रमुख केंद्र भी था, है ना? ये भी लिख लीजिए, शिकार खेलने का, ये पोचिंग करने का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, कोई बताएगा सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? कोई बताएगा? हाँ, राणोजी सिंधिया ने 1726 में, जब मराठा का तीसरा युद्ध होता है 1761 में, और जब पेशवा हार जाते हैं,
तो मैंने बताया था ना, तो किसको मिल जाती है, ये उनके दो सामंत रहते हैं, एक होलकर जी और एक सिंधिया जी। तो सिंधिया जी ने, राणो जी सिंधिया ने 1726 में उज्जैन में ही अपनी राजधानी बनाते हैं। याद रखना, राणो ने सबसे पहले, राणो जी ने सिंधिया वंश की स्थापना करते हैं और अपनी राजधानी कहां बनाते हैं, उज्जैन। 1726 की बात है। उसके बाद 1810 में दौलत राव सिंधिया, क्वेश्चन आता है कि किसने उज्जैन से अपनी राजधानी ट्रांसफर करके ग्वालियर बना दी। तो 1810 में दौलत राव सिंधिया और महत जी सिंधिया दोनों किताबों में देखने मिलता है। समझ में आ रहा है, किसने ट्रांसफर करी थी, दौलत राव सिंधिया या महत जी सिंधिया ने। तो पहली जो इनकी राजधानी थी वो भी कहां थी, उज्जैन थी। ठीक है, और ये पार्ट बी का पार्ट लगता था, पढ़ाया था आप लोग को। ठीक है, समझ आ रहा है। और एक और क्वेश्चन आता है कि सिंधिया वंश में जब थे तब मोहम्मद गौरी ने जब हमला किया था, तो सिंधिया वंश में कब किया था, मतलब ग्वालियर में। सिंधिया का एरिया ग्वालियर था ना, तो ग्वालियर में मोहम्मद गौरी ने कब आक्रमण किया था, तो 1021, याद रखिए। ठीक है, कब, सॉरी महमूद गजनवी ने 10 से 21 में ग्वालियर में हमला किया था। क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चलिए। और अब देखिए, यहां पे सिंधिया वंश की राजधानी थी तो उनकी कुछ समाधि भी यहां पे देखने मिलेगी आपको। तो संख्या राजे सिंधिया, संख्या राजे सिंधिया, माधव राजे सिंधिया, समाधि देखने मिलेगी आपको, है ना। और भी शिवपुरी में पीर बुद्धान का मेला लगता है, और पीर बुद्धान का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उनकी भी समाधि स्थल देखने मिलती है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट इस राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन भी है। उन्नीस 1911 में जब जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी आती हैं, तो उनके स्वागत के लिए बनाया गया था जॉर्ज कैसल को। ठीक है, 1911 में, पर बाद में वो यहां तक आए ही नहीं थे। ठीक है, तो उस समय ये निर्माण हुआ था जॉर्ज कैसल। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो क्या बोलोगे आप, माधव राष्ट्रीय उद्यान में। जॉर्ज कैसल भवन भी स्थित है। वनों का घनत्व अधिक पाया जाता है। अच्छा, मैंने एक चीज आपका रह गया, किस पे, कान्हा में। अगर कान्हा में कभी पूछ ले, अगर उसने टफ क्वेश्चन भी बनाया कि कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो आप बता सकते हो। मैंने आपको बताया था कि उष्ण कटिबंधीय वृक्ष कहां पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वंश, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहां पाए जाते हैं। फिर नीचे साइड आपको बताया था कि मॉइस्ट फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मतलब उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, अर्ध पर्णपाती वन। तो कौन सा वन बोलोगे, तो जो कान्हा का लोकेशन है वो कौन सा पाया जाएगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं और उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। ज्यादा है तो लिख लो, अगर कभी पूछेगा कि वहां पे कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो आप लिख लीजिए उष्ण कटिबंधीय वृक्ष और उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। बताया था ना आपको, नीचे साइड पाए जाते हैं अर्ध पर्णपाती वन। तो कभी अगर पूछ ले कि कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये दोनों को लिख दीजिए। और आप लोग को पता होगा, शिवपुरी को पहला टूरिज्म सिटी भी कहते हैं, मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नगरी भी है क्या, शिवपुरी। ठीक है, और यहां पे एक किला भी है शिवपुरी का, नरवर, राजा नल, और है ना, नरवर का किला भी है फेमस राजा नल के नाम से। ठीक है, क्लियर, लिख लिए वाला फैक्ट। अब यहां पे बताइए, यहां पे कौन से वन पाए जाएंगे, अब यहां पे भी क्या पाएंगे, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन और कौन से, एरिड फॉरेस्ट, शुष्क पर्णपाती वन, कटीले वाले। शिवपुरी ऊपर है ना, लोकेशन समझ में आ रहा है। एमपी का मैप इमेजिन करो आप, तो ऊपर साइड आपको मिलेगा, तो दो प्रकार के वृक्ष मिलेंगे वहां पे। कौन से, ऊपर मैंने आपको क्या बताया था, कटीले वृक्ष मिलते हैं और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो दोनों लिख लीजिए वहां पे कौन से वन पाए जाएंगे। यहाँ के जंगलों में कौन से वन पाए जाएंगे, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, माने ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट प्लस उष्ण कटिबंधीय शुष्क या कटीले वन।
अब यहाँ पे आप आराम से बता सकते हो कि यहाँ पे सागौन भी मिलेगा, साल भी मिलेगा, बेर भी मिलेगी, पलाश भी मिलेंगे, क्योंकि इस वन में वही पेड़ वृक्ष पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है लॉजिक? और कभी वर्षा भी पूछ ले कि इस वन में कितनी होती है, जब उसको अगर टफ क्वेश्चन आना तो ऐसे ही बनाएगा। तो मैंने आपको सब बताया है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो आपकी वर्षा क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे आप देख लीजिए, क्योंकि बीच का एरिया मैंने बताया था 100, बस वो याद रखना है आपको, जो एक लाइन बताया था उसके अगर इधर है तो आप 100 से ज्यादा वर्षा बता दी, माने 100 से 120 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको वर्षा देखने मिलेगी। ठीक है, चलिए और क्या फेमस है यहाँ पे। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि माधव राष्ट्रीय उद्यान से एक नेशनल हाईवे गुजरता है, जिसका नाम क्या है, पूर्व समय में उसको बोलते थे NH3, आगरा मुंबई नेशनल हाईवे। ठीक है, अब उसको चेंज कर दिया गया है, फिर बाद में भी बीच में NH25 गुजरने लगा था वहां से। ये इलाहाबाद से शुरू होता है, उत्तर प्रदेश से राजस्थान तक जाता है। ठीक है, मगर अब वर्तमान में दक्षिण पश्चिमी गलियारा बन गया है, तलचर से पोरबंदर तक। समझ में आ रहा है? तो अब NH27 नाम हो गया है, वो गुजर रहा है अभी करंट का। किताबों में काफी कुछ आपको गलत दिया होगा। और मध्य प्रदेश के जो NH27 जो उत्तर दक्षिण गलियारा है, अगर वो पूछेगा कहां से होकर गुजरता है तो आपको बताना है शिवपुरी से। कहां से? शिवपुरी से। तो अगला लिखिए इसमें फैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए पहले यहां से NH3 ऑप्शन में जैसा रहे वो, जैसा पूछ ले, NH3 पहले होके गुजरता था, जिसे क्या बोलते थे, आगरा मुंबई नेशनल हाईवे। ठीक है, पहले ये होकर गुजरता था, कहां से, माधव नेशनल पार्क से। मगर वर्तमान में फिर कुछ दिनों के बाद यहां से एक और नेशनल हाईवे गुजरने लगा, NH25। और NH25 जो है वो कहां से कहां जाता है, ये आजकल प्रयागराज कर दिया गया है, इलाहाबाद का नाम, इलाहाबाद से राजस्थान जाता है, ये भी गुजरता है। मगर अब इसका नया नाम हो गया है, अब इसका नया नाम चेंज कर दिया है NH27। ठीक है, एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आई थी केंद्र सरकार की 2001 से लेकर 2012 तक, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 महानगर को जोड़ रही थी। ठीक है, तो NH27 क्या है, ये पूर्व से पश्चिम गलियारा है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम गलियारा है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर है। और ये कहां से कहां शुरू होता है, ये असम के तलचर से, सॉरी सिलचर असम में है, असम से शुरू होता है और ये कहां तक जाता है, पोरबंदर गुजरात तक। और ये कहां से होके गुजर रहा है, शिवपुरी से। करंट बता रहा हूं आपको, ये होके कहां से जा रहा है, शिवपुरी से। तो अब हम बोल सकते हैं कि माधव राष्ट्रीय उद्यान NH27 से होकर गुजरता है। समझ में आया पूरा लॉजिक? और ये अपडेट हो चुका है। अब देखिए मैं आपको नेशनल हाईवे के बारे में बता रहा हूं, डाटा तो एकदम क्लियर नहीं है, मगर अगर पूछेगा भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो क्या बोलोगे, NH44, जो जम्मू कश्मीर से शुरू होकर कन्याकुमारी तक 10 राज्यों से होकर जा रहा है, उसको उत्तर दक्षिण गलियारा कहते हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये वाला। ठीक है, ये NH44, ठीक है, सबसे बड़ा, ये उत्तर से दक्षिण जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये आपको इंटरनेट बताएगा, मगर इसकी जो लंबाई है आप खुद देखिए कितना बताता है, 37-45, और ये उत्तर दक्षिण गलियारा है। मगर दूसरा NH27 जो पूर्व से पश्चिम गलियारा है, ईस्ट से वेस्ट, ये तलचर से लेके पोरबंदर तक शुरू होता है और इसकी जो लंबाई है 4112 किलोमीटर। तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे ये हुआ। अगर ऑप्शन में NH27 दिया तो आपको NH27 टिक करना है, और अन्यथा अगर ये नहीं दिया तो आप क्या लगाओगे, NH44। समझ में आ रहा है? और NH44 भी ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या लगाओगे, NH7, जो वाराणसी से शुरू होता है, कन्याकुमारी में बहुत पुराना था पहले।
और उसकी जो थी लंबाई वो कितनी थी, 2369 किलोमीटर। समझ में आ रहा है। और मध्य प्रदेश में भी अगर अभी करंट से पूछेगा कि सबसे बड़ा नेशनल हाईवे जो गुजरता है वो NH3 है, मतलब जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है जो मध्य प्रदेश का, वो अब कौन हो गया है, NH44 हो गया है। ठीक है, कौन सा हो गया, NH44। ये जो जबलपुर नागपुर वाला जो जा रहा है साउथ को जोड़ता है, ठीक है, ये कौन सा है, NH44, और इससे पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी होकर गुजरता है। ठीक है, आ रहा है समझ में। अगर पूछेगा सबसे बड़ा तो क्या बोलोगे, नेशनल हाईवे 27। समझ में आ रहा है। अगर इसके बाद ये ऑप्शन नहीं रहा तो क्या लगाओगे, NH44, और NH44 भी नहीं रहेगा तो NH7 लगा के आना। ठीक है, और ये ऑप्शन भी नहीं रहेंगे तो फिर भगवान को याद कर लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब तो ये हो गए सबसे बड़े। अब देखिए दूसरी चीज क्या अपडेट हो गया है, ये तो सबसे बड़े, अब सबसे छोटा भी। तो सबसे छोटा देखिए, सबसे बड़ा NH27 है ना, तो सबसे छोटा भी कौन सा हो गया, 327B। ये पश्चिम बंगाल में है, पानी टंकी से मेची नदी, पानी टंकी से मेची नदी, लिख लीजिए NH27B, सॉरी 327B, NH327B। ये वेस्ट बंगाल में है, पानी टंकी से मेची नदी। ये मेची नदी नेपाल में है, 1.2 किलोमीटर का ये क्या है, नेशनल हाईवे है। ये लेटेस्ट बता रहा हूं आपको, 27 से 27 आपको याद रखना है। और अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो आपको पुराना वाला लगाना है, NH47A, जो क्या था, वेलिंगटन द्वीप केरल में था। ठीक है, समझ में आ रहा है। और उसका भी नया नाम कर दिया गया है 300। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहा तो क्या लगाओगे, NH47A, ये कहां पे है, वेलिंगटन द्वीप केरल, वेलिंगटन द्वीप केरल में। और इसका भी नया नाम कर दिया गया है कितना, NH47A। ठीक है, वेलिंगटन द्वीप। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन में अगर ये रहता है, क्योंकि अभी गूगल में अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है, और इनकी नई हेड बन गई है NHAI की अलका उपाध्याय, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये अगर आपको, ये केंद्र का बता दिया मैंने। ठीक है, और NH47A अगर ऑप्शन में ये रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो आपको क्या, NH47A पुराना ही वाला लगाना है, सबसे छोटा नेशनल हाईवे। ये हो गया हमारे कहां का, भारत का। अब मध्य प्रदेश का लिख लीजिए। अच्छा, और एक और चीज देख लीजिए, अगर सबसे बड़ा पूछेगा तो सबसे बड़ा अब क्या है, NH44, मतलब 4 + 4 8 आता है, आता है। तो अगर सबसे बड़ा पूछेगा, सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो क्या लगाओगे आप, NH44, और इनको प्लस करोगे तो 8 आएगा। दूसरा अगर नेशनल हाईवे सबसे छोटा पूछेगा इसके बाद तो कौन सा बोलोगे, 8 के बाद क्या आता है, 7, वाराणसी से कन्याकुमारी जाता था। तीसरा अगर पूछेगा तो क्या बोलोगे, 6, और चौथा पूछेगा तो 5। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेशनल हाईवे नंबर 1 जो था वो कहां से आया था, लाहौर से दिल्ली तक आता था, और नेशनल हाईवे नंबर 2 जो था वो दिल्ली से कोलकाता जोड़ता था, और इन्हीं दोनों को जोड़ दिया गया तो इस रोड को बोल दिया गया ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको शेरशाह सूरी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। समझ में आ रहा है। तो नेशनल हाईवे नंबर 1 और 2 हो गया। 3 हो गया कौन सा, आगरा से मुंबई, आपको बताया। चौथा जो है वो कहां से होगा, अब देखिए चौथा क्या होगा, मुंबई से चेन्नई, मुंबई से चेन्नई को जोड़ा जाता है, जो बड़े महानगर है ना, तो NH4 जो है वो मुंबई से चेन्नई जोड़ा जाता है। चेन्नई से कोलकाता NH5, और कोलकाता से मुंबई NH6, और NH7 आपको पता हो गया। ठीक है, इतने नेशनल हाईवे मैंने आपको बता दिया। क्लियर, आया कुछ समझ में। अब ये तो हो गई केंद्र की बात। अब यहीं पे मध्य प्रदेश का अगर पूछे तो मध्य प्रदेश का आपको क्या लगाना है, कई किताबों में आपको NH76 भी दिखाएगा, बट डाटा पुराना है, अभी आपको दिखाएगा NH44। समझ में आ रहा है। सबसे बड़ा कौन सा है, NH44 नेशनल हाईवे, कहां का, मध्य प्रदेश का, मगर होकर गुजरता है, माने पासिंग थ्रू, जो भारत मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है वो NH3 अभी भी है, जो सबसे लंबा है। और सबसे छोटा नेशनल हाईवे पूछेगा तो क्या बोलोगे, बमीठा से खुजराहो, कितना है वो, 3, कितना है बताइए, कितना है, 399, वो नहीं, 3 करके कुछ है ऐसे, मुझे भी याद नहीं आ रहा है वो, बमीठा से खुजराहो है। ठीक है, एक बार उसको चेक कर लीजिए, है ना। बमीठा से खुजराहो है जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, 3 से कुछ स्टार्ट है वो। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का, जब हम लोग नेशनल हाईवे वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको और बता दूंगा डिटेल में। अभी समझ में आया। चलिए, तो यहां से कौन सा गुजर रहा है, क्लियर हुआ।
कौन सा गुजर रहा है, समझ में आया? जैसा ऑप्शन में रहेगा NH3 पूछे तो NH3 25 पुराना नाम है किसका, 27 का, और अभी वर्तमान में अगर 27 पूछेगा तो शिवपुरी से होकर गुजरता है। ठीक है, अब राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान तो यहां पर नदी तो कोई बहेगी, कोई भी नदी तो फ्लो होगी, तो मां आ रहा है तो मनिहारी नदी और बरही नदी यहां पे क्या होती है, प्रभावित होती है। लिख लीजिए NH47A का नाम मैंने आपको क्या बता दिया नया, क्या बताया NH47A का नया नाम? हाँ नहीं, उसको लिखिए 966, 966 है, नया नाम हो गया 966। जो NH47A हो गया है ना, उसका नया नाम कर दिया गया है 966B, 966B, उसको करेक्शन कर लीजिए। और अगर याद आ जाता है मुझे खुजराहो से बमीठा तो बता दूंगा, वो बल्कि 3 से स्टार्ट होता है, जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे है कहां का, मध्य प्रदेश का। ठीक है, चलिए अगला लिखिए, मनिहार और वरही नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? कौन सी नदी, मनिहार और वरही नदी। हर राष्ट्रीय उद्यान में कोई ना कोई नदी होगी, तब तो वहां पे जानवर जीवित रहते हैं, समझ में आ रहा है? तो मनिहार और वरही नदी वहां पे प्रभावित होती है। अब जब मैंने आपको बताया यहां पे सांख्या राजेश जी की समाधि थी, तो यहां पे सांख्य सागर भी होगा, माधवराव सिंधिया की समाधि है तो यहां पे माधव सागर भी होगा और जाधव सागर भी होगा। ठीक है, और जो सांक सागर है यहां पे मगरमच्छ सफारी चलती है। क्या चलती है सांक सागर में? मगरमच्छ क्रोकोडाइल सफारी केंद्र है। ठीक है, और मैंने आप लोग को बताया था कि शिवपुरी में कत्था का भी प्रमुख उद्योग केंद्र क्षेत्र है। शिवपुरी है ना, खैरवार जो जनजाति होती है वो कत्था के लिए जानी जाती है। क्लियर? मगरमच्छ सफारी भी है कहां पर? और वनों का अधिक घनत्व भी पाया जाता है। एक लाइन और लिख लीजिए, यहां पे वनों का जो डेंसिटी होती है ना, माने फॉरेस्ट की डेंसिटी अधिक देखने मिलती है। यहां पे वनों का घनत्व अधिक पाया जाता है। और सर्वाधिक अगर तेंदुआ भी पूछेगा कहां मिलते हैं, तो आपको याद रखना तेंदुआ कान्हा में मिलते हैं। सबसे ज्यादा तेंदुआ कहां मिल रहे हैं, लेपर्ड कान्हा में मिल रहा है। और लेपर्ड स्टेट भी कहा जाने लगा है किसको, मध्य प्रदेश को। ठीक है, हो गया? और कुछ बचा है इसमें? क्षेत्रफल नहीं बताया, हाँ बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए क्षेत्रफल नहीं बताया तो लिख लीजिए, इसका एरिया लिख लीजिए, इसका क्षेत्रफल लिख लीजिए कितना है, 327 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है माधव नेशनल पार्क। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ ले कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां से 2 नेशनल हाईवे गुजरते हैं, तो क्या बोलोगे? माधव नेशनल पार्क। सांक सागर, जाधव सागर, मगरमच्छ सफारी और माधवराव सिंधिया की समाधि, सांख्या राजे सिंधिया की समाधि है ना, कहां पर है? और एक और लिख लेना, तात्या टोपे की समाधि भी यहां पे देखने मिलती है, क्योंकि 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को यहां पे क्या की गई थी, फांसी दी गई थी, है ना, जो कहां से लड़ रहे थे, कानपुर से। रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम था, तो उसको भी लिख लीजिए। पीर बुद्धान का मेला भी यहां पे लगता है, और मेला लगता है तो पीर बुद्धान की समाधि भी कहां देखने मिलेगी, शिवपुरी में। पहली पर्यटन नगरी भी कहा गया है इसको, मध्य प्रदेश की पहली टूरिज्म सिटी भी कहते हैं। और शिवपुरी में मध्य प्रदेश का सबसे कम टेम्परेचर भी देखने मिलता है। सब फैक्ट लिखते जाइए, लिखते जाइए जल्दी जल्दी। पर्यटन नगरी, तात्या टोपे की समाधि, पीर बुद्धान की समाधि, पीर बुद्धान का मेला, सबसे कम टेम्परेचर देखने मिलता है -4 डिग्री,
कत्था उद्योग है यहाँ पर, नरवर किला देखने मिलता है, राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा फेमस है, और ग्वालियर संभाग में आता है शिवपुरी। और मैंने आपको बताया था कि शिवपुरी ये मध्य प्रदेश के चिकन नेक में होता है, आपको बताया था। तो ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों से लगता है ये जिला, लिख लीजिए, सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कहीं मिलेगा नहीं आपको, लिख लीजिए। और क्या बचा यहां पे, हाँ कुंड, यहां पर एक भद्या कुंड भी पाया जाता है, लिख लीजिए, भद्या कुंड, भद्या कुंड भी पाया जाता है। और सिंधिया वंश की एक ग्रीष्मकालीन राजधानी भी थी। ठीक है, और कुछ बचा, और NH-27 जो गुजरता है वो हमारे मध्य प्रदेश से कहां से होकर गुजरता है, अगर पूछेगा भी तो शिवपुरी बोलना है आपको। ठीक है, जैसा आपसे ऑप्शन में रहेगा वैसा आप कर सकते हैं। अगर इसका पुराना नाम पूछे तो NH-25 लगा दीजिए, वो भी कहां से गुजरता है मैंने आपको सब बता दिया है। ठीक है, ठीक है, सब लिख लिए, हो गया। चलिए, तो ये हो गया हमारा, एक बार देख लीजिए क्या क्या बताया कि 1958 में ये राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। ठीक है, और यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट तो चल नहीं रहा है, वैसे मैंने आपकी इसकी पूरी डिटेल तो आपको लिखवा चुका है कोड में। ठीक है, कब बना, कब टाइगर प्रोजेक्ट जो है। फिर ये उद्यान शिवपुरी जिले में स्थित है ना। स्वतंत्रता के पूर्व ये सिंधिया वंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी था, या उनका यहाँ पे वो शिकार खेलने आया करते थे। ठीक है, और यहाँ पे संख्या राजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया की समाधि यहाँ पे देखने मिलेगी, तात्या टोपी की देखने मिलेगी, पीर बुद्धान जी की देखने मिलेगी। ठीक है, जॉर्ज कैसल भवन यहाँ पे स्थित है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जॉर्ज कैसल कहां पे स्थित है, जंगल के ऊपर ही स्थित है ये। और मैंने बताया था यहाँ पे कोई हिस्टोरिकल प्लेस आ गई तो ये क्या होगा, नेशनल पार्क होगा। सबसे पहली क्लास में आपको बताया था कि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा हम किसको देते हैं, अगर उसके अंदर कोई हिस्टोरिकल प्लेस भी आ गई तो उनको भी संरक्षित करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। और यहाँ पे कोई जनजाति अगर आ जाती है तो उसको हम क्या कहते थे, बायोस्फीयर। समझ में आ रहा है, बताऊंगा बायोस्फीयर में आपको। जॉर्ज कैसल भी यहीं पे है। और वृक्ष अगर आपसे पूछेंगे, उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधी शुष्क या कटीले वृक्ष, एरिड या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पे अगर मिलेंगे। क्वेश्चन जैसा भी पूछ ले आपसे, अगर ये टफ भी पूछ ले तो आपको बन जाएगा। मैंने आपको एक एक लॉजिक से पढ़ाया है, आपको बस पता, इसलिए मैप में आपको मैपिंग कर करके बताऊं कि कहां पे कटीले वृक्ष पाए जाते हैं, कहां पे नॉर्मल वृक्ष पाए जाते हैं, और कहां पे और उष्ण कटिबंधी वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां से हाईवे भी पूछ ले, NH-3 पूछ ले, पुराना नाम पूछ ले या नया नाम पूछ ले, आपको लगाना है कि कौन सा यहां से नेशनल हाईवे गुजरता है। तो NH-27 यहां से होकर गुजरता है, जो कि उत्तर पश्चिम गलियारा और सबसे बड़ा भी है आजकल भारत का। और ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो NH-44 लगा देना। ठीक है, और इसके बाद हमने यहां पे देखा कि शिवपुरी में यहां से मनिहार, मां से मां जोड़ना है तो मनिहार नदी और बरही नदी, दो नदी यहां पे क्या होती है, प्रवाहित होती है। और यहाँ पे अगर इनकी समाधि स्थल है तो इनके नाम से सागर बन गया। तो यहाँ पे शंख सागर, माधव सागर, जाधव सागर, ये झीलों में भी मैंने आपको बताया था ये स्थित है। और शंख सागर में ही मगरमच्छ सफारी देखने मिलती है। ठीक है, चलिए, हो गया, ये हो गया हमारा कौन सा, माधव नेशनल पार्क। फिर कौन सा था, कान्हा माधव में बंधा, मतलब अब पढ़ना है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कौन से जिले में है, उमरिया जिले में है। उमरिया में ऊ आ रहा है ना, तो ऊ देखना 3 आ रहा है, तो एक पॉइंट हमें मिल गया। 32 पहाड़ियों में घिरा हुआ है। शिव पुराण में इसके बारे में वर्णित है। विष्णु जी की लेटी प्रतिमा कहां मिलती है, यही मिलती है। सुंदरी बागिन यहीं पे है। क्वेश्चन इस बार आया था कबीर चौराहा कांस्टेबल में कहां पर है, तो वो यहीं पे है। चार्जिंग पॉइंट कहां पे है, क्योंकि चार्जर नाम का एक बाग था यहाँ पे बहुत फेमस, और सीता नाम की एक बागिन बहुत फेमस थी, उन्हीं के नाम पर यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट बनाया गया है, जिनका नेशनल ज्योग्राफी मैगजीन में भी नाम है। समझ में आ रहा है, कबीर चौराहा, सीधा सीधा कांस्टेबल में क्वेश्चन आया, कहां से आया, वो भी यहीं पे। संस्कृत का एक अभिलेख देखने मिलेगा आपको, कहां पे, बांधवगढ़ में। बघेल राजाओं का शिकारी स्थल था ये। ठीक है, व्याघ्र देव ने यहाँ पे बसाया था, और 2000 में करीब इसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क का, तो 2000 में यहाँ पे बांधवगढ़ का किला भी देखने मिला है। ठीक है, और एक चीज और लिख लीजिए, कान्हा से मुझे एक फैक्ट और याद आ रहा है कि 1999 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को बेस्ट पर्यटन का अवार्ड भी मिला है। एक और लिख लीजिए, वहां पे जोड़ लीजिए,
1999 जब पहला बायो रिजर्व में पचमढ़ी शामिल होता है, उसी समय कान्हा नेशनल पार्क को क्या मिलता है? बेस्ट पर्यटन पुरस्कार मिला है, बेस्ट राष्ट्रीय उद्यान का पर्यटन पुरस्कार मिला है। अगर पेपर उसको कभी टफ बनाना हो तो वे पूछ सकता है कि 1999 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को बेस्ट राष्ट्रीय उद्यान का पुरस्कार भी मिला है। जैसे कृषि कर्मठ अवार्ड मिल चुका है मध्य प्रदेश को 7 बार, जो इस बार का मिला था वो किसके लिए मिला था? दलहन। किसके लिए मिला था? दाल के लिए। ठीक है, वैसे 1999 में राष्ट्रीय पुरस्कार, बेस्ट राष्ट्रीय पुरस्कार का अवार्ड जीता है कौन? कान्हा। ठीक है, तो हमें अब ये बांधवगढ़ के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पे संस्कृत अभिलेख है, तो ये मत मानना कि सिर्फ यही बस है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा संस्कृत अभिलेख कहां पे मिलता है? हमारे यहाँ के एक राजा थे क्षत्रप वंश के, चट्टान वंश के, रुद्र दामन। तो रुद्र दामन का जो एक अभिलेख, गिरनार अभिलेख जो जूनागढ़ में है, वो संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख है, क्योंकि रुद्र दामन को बहुत प्रिय था। तो वो था, मैं बताऊंगा उसका जीर्णोद्धार किसने किसने करवाया था। समझ में आ रहा है? मगर एक संस्कृत अभिलेख हमें यहाँ पे देखना मिल रहा है। भीम कुंड भी देखने मिलता है, कहां पर? कहां पे? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये हमें पूरा पढ़ना है इसके बारे में, कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। हाथी उत्सव यहां भी मनाया गया था, गौर पुनर्वास केंद्र भी यहां पे मनाया गया है, और मैंने बताया था कि एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहां पे 8 किलोमीटर में आपको बाघ देखने मिल जाते हैं, वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। 1993 में यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट चला था। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसको पढ़ना है। बाद में इसकी ये राजधानी थी, रीवा के करीब था, उमरिया रीवा के पास है। बाद में यहाँ के राजा विक्रम ने जाके रीवा को बसा देता है। तो कभी पूछेगा, मैंने आपको उसका कोड पूरा बताया, बा अगर आएगा तो आपको कहां जाना है? रीवा। ठीक है, चलिए तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं कल। ठीक है, चलिए धन्यवाद। क्वेश्चन इसी टाइप का पूछ रहा है। एक और क्वेश्चन आया था पैच से, काला पहाड़ी कहां पे स्थित है? तो कहां पे है वो? पैच राष्ट्रीय उद्यान में आपको बताऊंगा। वो ऊंचाई स्तर में 650 किलोमीटर की ऊंचाई पे स्थल है। क्वेश्चन इसके अंदर से पूछ रहा है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा ये सब। ठीक है, समझ आ रहा है?